जय हिंद, नमस्कार। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान भूगोल का फर्स्ट चैप्टर, राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय में हमने कल पढ़ा राजस्थान का नामकरण, राजपूताना, राजस्थान, रायथन, रजवाड़ा, किन किन व्यक्तियों ने ये नाम दिए और कैसे इनकी उत्पत्ति हुई और किस से हमें इनके बारे में पता चला कि किस व्यक्ति ने क्या कहा है और कैसे कहा है। इन सभी बातों के ऊपर हमने कल चर्चा कर ली है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति। स्थिति यानी कि अक्षांश और देशांतरों के मध्य कैसी इसकी स्थिति है, और जो भी इससे संबंधित जो भी थ्योरेटिकल बातें बनती हैं वो सभी बातें आज हम इस क्लास में देखेंगे। तो आप क्लास को अंत तक जरूर देखना। हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। अब हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में। सबसे पहले देखते हैं अक्षांश। अक्षांश अक्षांश क्या होता है? हम इसी कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि अक्षांश ऐसे आड़ा होता है या फिर खड़ा होता है। ये कई बार डाउट में रह जाते हैं कई साथी। तो हम बता देते हैं आपको एक बार। ये जैसे ग्लोब है, इस ग्लोब के अंदर थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। इस ग्लोब के अंदर ये जो रेखाएं हैं इनको अक्षांश रेखा बोला जाता है। तो देखिए साथी, आपने देख लिया होगा, जैसे ये तो मान लेते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ऐसे ही होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और जो खड़ी वाली होती है वो देशांतर, जिसको अगले डायग्राम में बताएंगे, ये अक्षांश रेखा होती है। तो देखिए, आप ध्यान से देखिए, कुल अक्षांश अक्षांश रेखाओं की संख्या, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 179, 179 अक्षांश रेखाओं की संख्या। तो कुल अक्षांश की संख्या कितनी होती है? कुल अक्षांशों की संख्या, कुल अक्षांशों की संख्या होती है 181। यह कैसे होती है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या तो 179 ही क्यों होती है और कुल अक्षांशों की संख्या 181 क्यों होती है? देखिए साथियों, ये जैसे अब ये पूरे 180 81 तो बन नहीं सकते, इसके अंदर ज्यादा टाइम लग जाएगा, बनाएंगे तो बनने को तो बने हुए ही हैं। लेकिन जो ये रेखाएं होती हैं, जैसे ये यहां तक हो गई रेखा है, तो एक रेखा ये यहां पर भी तो है, लेकिन इसको रेखाओं की गिनती में नहीं आती है। ये अक्षांश की संख्या में तो आता है, लेकिन रेखा के काउंटिंग में नहीं आता है। रेखा क्या होती है? रेखा तो इस प्रकार से होती है, लेकिन ये तो एक बिंदु है, ये तो एक अक्षांश है, इसलिए ये एक और ये दो, 179 में ये दो जुड़ जाते हैं तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाती है? 181। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि ये अक्षांश रेखाओं की संख्या तो 179 क्यों है और अक्षांशों की संख्या 181 क्यों है। ये जो दो बिंदु हैं ये अक्षांशों की गिनती में तो आते हैं, लेकिन रेखाओं की संख्या में नहीं आता, क्योंकि ये एक रेखा नहीं है, ये एक बिंदु है, लेकिन अक्षांशों की काउंटिंग में आता है। इसलिए कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई? 181। यहां तक एक बार आप देख लीजिए। यहां पर देख लिया आपने, जो ये दो अक्षांश होते हैं
इनके मध्य की दूरी, इनके मध्य की दूरी कितनी होती है? तो इनके मध्य की दूरी होती है 111.13 किलोमीटर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी कितनी है? 111.13 किलोमीटर। यहां तक समझ लीजिए। अब आपको बता दूं कि जो ये अक्षांश हैं ये क्या काम में आते हैं, इनसे भारत की भौगोलिक स्थिति पर या विश्व की भौगोलिक स्थिति पर, यानी कि संपूर्ण ग्लोब की जो भौगोलिक स्थिति होती है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, तो वो अब मैं आपको बता देता हूं। इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। ये आप देखिए, अक्षांश रेखाओं से किसी स्थान की अक्षांश रेखाओं से किसी स्थान की स्थिति व जलवायु प्रभावित होती है। यानी कि अक्षांश रेखाओं से, ये जो अक्षांश रेखाएं, इनसे किसी स्थान की स्थिति व जलवायु प्रभावित होती है। यानी कि इसी से जो भौगोलिक है, भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो स्थिति और जलवायु प्रभावित होती है। एक बात और ध्यान में रख लीजिए, जो दो अक्षांश होते हैं, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी की जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? कटिबंध। क्या बोलते हैं? कटिबंध। कटिबंध किसको बोलते हैं एक बार देख लीजिए। ये एक तो ये अक्षांश हो गया, एक ये अक्षांश हो गया, इसके जो मध्य की दूरी है इसी को क्या बोलते हैं? कटिबंध। ये आपको ध्यान में रखना है, दो अक्षांशों के मध्य की जगह को ही कटिबंध बोलते हैं। ये पूरा कटिबंध है, इसको कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अक्षांश रेखाओं से किसी स्थान की स्थिति व जलवायु प्रभावित होती है। दो अक्षांशों के मध्य की जगह को कटिबंध कहा जाता है, कटिबंध कहा जाता है। नोट डाउन कर लीजिए। आप सभी साथियों ने नोट डाउन कर लिया होगा, अब इसको मिटा देते हैं। अब आप बात करेंगे देशांतर के बारे में। देशांतर क्या होता है, देशांतर की स्थिति कैसे होती है, इन सभी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप क्लास को देखते रहिए और अपने सभी साथियों के पास शेयर भी करते रहिए। अब देखिए देशांतर। देशांतर, देशांतर क्या होता है? सबसे पहले एक बार देख लेते हैं, हम ग्लोब बना लेते हैं। ये ग्लोब हो गया, ये ग्रीनविच रेखा हो गई 0 डिग्री देशांतर, ये ऐसे देशांतर रेखाएं हो गई। देशांतर रेखा जो मैंने आपको बताई थी, जो ऐसे आडी रेखा होती है उनको क्या बोला जाता है? अक्षांश। और जो खड़ी रेखा होती है उनको क्या बोला जाता है? देशांतर।
तो सबसे पहले बात हम यही लिखेंगे, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण, ये कैसे भी हो सकती हैं, दक्षिण से उत्तर भी हो सकती हैं या उत्तर से दक्षिण भी हो सकती हैं, लेकिन खड़ी होनी चाहिए। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा देशांतर कहलाती है। यहां तक समझ में आ गया। अब हम बात करें देशांतरों की कुल संख्या। देशांतरों की कुल संख्या, तो देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? 360। ध्यान रखना, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? ये जो लाइन है खड़ी देशांतर है, इनकी कुल संख्या कितनी है? 360। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार मार्कर चेंज कर लेते हैं। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? 360। एक बार देख लीजिए आप, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की खींची गई काल्पनिक रेखा देशांतर कहलाती है। देशांतरों की कुल संख्या 360 होती है। नोट डाउन कर लीजिए एक बार आप। अब इसको मिटा देते हैं। लिखिए, दो देशांतरों के बीच की जगह को क्या बोलते हैं? गोरे कहते हैं। जो अक्षांशों के बीच की जगह थी उसको क्या बोलते थे? कटिबंध। और देशांतरों के बीच की जो ये जगह है इसको क्या बोलेंगे? तो किसी का भी मान लो, इसका मान लो, ये क्या होता है? ये है गोरे। दो देशांतरों के बीच की जगह को क्या बोलते हैं? गोरे। देशांतरों से क्या फायदा है? देशांतरों की सहायता से क्या है? देशांतर रेखाओं से किसी स्थान की स्थिति व समय के बारे में या समय का निर्धारण किया जाता है। किया जाता है। ये यानी कि देशांतरों के बारे में हमने क्या पढ़ा? उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या बोला जाता है? देशांतर बोला जाता है। दो देशांतरों के बीच की जगह को गोरे कहा जाता है। इनकी संख्या 360 होती है। देशांतर रेखाओं से किसी स्थान की स्थिति व समय का निर्धारण किया जाता है। यही देशांतरों के बारे में आपको समझना है। आपको देशांतर के बारे में समझ में आ गया हो कि देशांतर क्या होता है। बस मैं यही समझाना चाह रहा था कि आपको यह पता होना चाहिए कि देशांतर क्या होता है और अक्षांश क्या होता है। सबसे पहले तो यही कंफ्यूजन रह जाता है जब हम पढ़ते हैं कि देशांतर क्या है और अक्षांश क्या है। बस इसी का कंफ्यूजन हमें दूर हो जाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति। तो राजस्थान की स्थिति को पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले ग्लोब बनाना पड़ेगा। दोबारा से ये हो गया ग्लोब, बन गए। तो देखिए साथी, ये है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश क्या है? 0 डिग्री अक्षांश।
इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोल दें, भूमध्य रेखा। ध्यान से देखना, भूमध्य रेखा। इसके साथ साथ यहां पर क्या आती है, ये क्या है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और ये इधर से क्या है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहां तक आपको समझ में आ गया? ये तो हो गई उत्तरी अक्षांश, ये हो गई दक्षिणी अक्षांश। इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, कर्क रेखा। और इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा, मकर रेखा। अब हम देखते हैं राजस्थान की स्थिति ग्लोब के अंदर कहां पर है। और ये, और देख लीजिए, ये हो गया अपना देशांतर, जिसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर। थोड़ा नीचे लिखता हूं इसको, ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर, देशांतर, देशांतर। ये 0 डिग्री देशांतर हो गया। ये आ गया अपना उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और ये आ गया अपना दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ध्यान से समझते चलना, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको। ये हो गए मिड पॉइंट, ये हो गई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। जो अपनी भूमध्य रेखा होती है, ये इससे नीचे जो अक्षांश होते हैं उनको बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश, जो ऊपर होते हैं उनको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। देख लीजिए आप, यहीं से स्टार्ट हो गए ऊपर की तरफ, और ये हो गए दक्षिणी अक्षांश। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए आप डायग्राम को। अब हम देखते हैं इसमें राजस्थान की स्थिति कहां पर है। तो राजस्थान की स्थिति साथियों ऐसे है, ये राजस्थान की स्थिति है। समझ में आ गया? ये क्या है अपना राजस्थान, राजस्थान। थोड़ा माइक सेट कर लेता हूं। ये अपना क्या है? राजस्थान। राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, जो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर, जो कर्क रेखा को काटते हैं, यानी कि कर्क रेखा उनके मध्य से गुजरती है। ये आपको पता होगा, पहले आपने यदि पढ़ा हुआ होगा तो। ये डायग्राम अब आप एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, सेम टू सेम ऐसा का ऐसा आपको एक बार आपकी नोटबुक में नोट कर लेना है। अब हम एक बार दोबारा बनाते हैं, दोबारा इसकी स्थिति दोबारा से बनाते हैं। यही ग्लोब हो गया, और ये हो गया देशांतर 0 डिग्री, और ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश। ये मिड पॉइंट हो गया, ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश, और ये हो गया 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। ये हमारा ग्लोब है पूरे विश्व का। इसके अंदर राजस्थान की स्थिति कहां पर है? यहां पर, यहां पर पूरा भारत ही है साथियों, इस प्रकार से। और उसके अंदर ये अपना राजस्थान है। आपको पता है ये राजस्थान है, ये पूरा भारत है। और कर्क रेखा इस प्रकार से ये इधर से ऐसे जा रही है, यानी कि राजस्थान का कुछ भाग आ रहा है इसमें, और भारत के मध्य से 8 राज्यों से गुजरती है ये। कितने? 8 राज्यों से कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। अब हम इसको देखेंगे कि इसकी स्थिति, हमको तो स्थिति किसकी देखनी है? राजस्थान की, कि राजस्थान की स्थिति कैसी है। तो राजस्थान यदि हम गोलार्ध के हिसाब से देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में आएगा। इधर यहां होता तो दक्षिणी गोलार्ध में आता। ये तो है अपना पूरा उत्तरी गोलार्ध,
ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध, और ये है दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान से देखना, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ये पूरा है पूर्वी गोलार्ध, और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो राजस्थान की गोलार्ध के हिसाब से देखिए आप, राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये तो हो गए अक्षांश, और अक्षांशीय दृष्टि से किसमें, उत्तरी गोलार्ध में। सेकंड पॉइंट लिखिए, राजस्थान देशांतरीय दृष्टि से, देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये दो पॉइंट आपको समझ लेने हैं। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए यहां तक। आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति क्या है, एशिया में राजस्थान की स्थिति क्या है, भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है। कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन हमको हर एक वे में तैयार रहना है, चाहे क्वेश्चन कैसे भी आ जाए। ये क्या है, ये ग्लोब नहीं है। ये अब मैं डायग्राम बता रहा हूं एक दिशाओं के आधार पर, ताकि आप याद रख सके। ये ध्यान रखना है आपको। आपको पता होगा, ये है पूर्व, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये मध्य पॉइंट है। इसको क्या बोला जाता है, उत्तर पूर्व को ईशान कोण। क्या बोला जाता है, ईशान। इसके अंदर ही लिख देता हूं सबसे पहले। इसको क्या बोला जाता है, ईशान कोण, ईशान कोण। इसको बोला जाता है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण। तीसरा कौन सा होता है, ईशान हो गया, नैऋत्य हो गया, और इसके बाद कौन सा हो गया, वायव्य कोण। वायव्य कोण, वायव्य कोण। ये तो है ग्लोब के हिसाब से। जब हम ग्लोब की दृष्टि से राजस्थान को देखते हैं, तो राजस्थान आएगा उत्तर पूर्व में। और जब हम एशिया के हिसाब से देखेंगे, यह आएगा एशिया, और यह आएगा भारत।
यदि क्वेश्चन आ जाए ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति क्या है, तो ग्लोब पर क्या है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में ग्लोब के अंदर उत्तर पूर्व में राजस्थान स्थित है। यदि भारत में पूछ लिया जाए कि भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो भारत में है उत्तर पश्चिम। जैसे आपको पता है, जैसे ऐसे करके ये भारत का नक्शा है, इसके अंदर राजस्थान कहाँ पर है, ये अपना राजस्थान है, ये मिड पॉइंट हो गया। तो राजस्थान यहाँ पर क्या आ रहा है, ये तो हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में ही आ गया ना। तो भारत की दृष्टि से कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम में, जिसको बोलते हैं वायव्य कोण। ये कोण भी आ जाते हैं कभी कभी बार कि वायव्य कोण कौन से कोण में स्थित है, नैऋत्य कोण हो गया, ये वायव्य कोण हो गया, ये ईशान कोण हो गया। और जब पूछ ले आपसे एशिया में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो एशिया में राजस्थान की स्थिति है दक्षिण पश्चिम, बोले तो नैऋत्य कोण। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको नोट करवा देता हूं। सबसे पहले ग्लोब की दृष्टि से राजस्थान उत्तर पूर्व में स्थित है। नंबर 2 पॉइंट, एशिया की दृष्टि से राजस्थान दक्षिण पश्चिम में स्थित है। पूरा लिख दूं, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नंबर 3 पॉइंट, भारत की दृष्टि से राजस्थान उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये अपन ने डायग्राम बनाया है याद करने के लिए, ग्लोब की दृष्टि से देखें तो राजस्थान की स्थिति है उत्तर पूर्व में, एशिया की दृष्टि से देखें तो राजस्थान की स्थिति है दक्षिण पश्चिम में, भारत की दृष्टि से देखें तो राजस्थान की स्थिति है उत्तर पश्चिम में। ग्लोब की दृष्टि से ईशान कोण में, एशिया की दृष्टि से नैऋत्य कोण में और भारत की दृष्टि से वायव्य कोण में। यह आपको याद हो गया होगा। अब आप एक बार देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। आप ध्यान से पढ़ते जाइए और नोट डाउन करते जाइए। एक अलग से रजिस्टर बना ले, उसमें आपको ये नोट करना है। अब हम इसको एक बार मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद हम पढ़ेंगे कि समय की गणना कैसे होती है। समय की गणना है जो 0 डिग्री देशांतर को मध्य मानकर की जाती है। 0 डिग्री देशांतर को मध्य मानकर, बेस पॉइंट मानकर समय की गणना की जाती है। जैसे हम ग्लोब बनाते हैं, ये क्या ग्लोब,
ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर, बोले तो ग्रीनविच रेखा। यदि समय इधर जाता है, देशांतर की संख्या में वृद्धि होती है, तो समय वृद्धि होगी, समय के अंदर वृद्धि होगी। यदि देशांतर की संख्या में इधर पश्चिमी दिशा में वृद्धि होती है, तो समय के अंदर कमी होगी। पूर्व और पश्चिम, यदि पूर्व में जाता है तो वृद्धि होती है और पश्चिम में जाता है तो कमी होती है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन से पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है। यानी कि ऐसे देशांतर बने हुए हैं, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो आपको पता है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी कितनी है, 111.32 किलोमीटर। तो इतनी दूरी को पार करने में जब समय बढ़ता है तो इसको पार करने में 111.32 किलोमीटर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो हम समय की गणना कैसे करेंगे, जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन है आपका 0 डिग्री, क्वेश्चन 0 डिग्री देशांतर पर समय पर 10 AM बज रहे हैं तो 15 डिग्री देशांतर पर समय क्या होगा। तो आपको पता है ये तो हो गया 0 डिग्री देशांतर और ये हो गया 15 डिग्री। तो इसमें पूछ रहा है 0 डिग्री देशांतर पर, यानी कि यहां पर कितने बजे हुए हैं, 10 AM। 10 AM का मतलब क्या होता है, सुबह के 10 बजे हुए हैं। लेकिन हमको देखना है कि 15 डिग्री देशांतर पर, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर कर लेना इसको, पूर्वी देशांतर, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर का मतलब इधर, तो समय में क्या होगी, वृद्धि। तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर, 1 डिग्री देशांतर में कितना समय लगता है, 1 डिग्री देशांतर में मैंने बताया था 4 मिनट। तो 15 डिग्री देशांतर में कितना समय लगेगा, 15 डिग्री देशांतर कितना समय लगेगा, 4 × 15 = 60 मिनट। 60 मिनट बोल दो या 1 घंटा बोल दो, 1 घंटा। तो 1 घंटा इधर जा रहा है पूर्व की तरफ, तो 1 घंटे की वृद्धि हो जाएगी। तो समय क्या हो जाएगा, 10 तो पहले बजे हुए हैं, तो 10 + 1 = 11 AM, यानी कि सुबह के 11 बज जाएंगे। ऐसे आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं समय से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 2, 0 डिग्री देशांतर पर 12 AM बज रहे हैं तो 18 डिग्री
पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा, समय क्या होगा। समय बता रहा है 18 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 18 डिग्री पश्चिमी देशांतर का मतलब इधर। समय में क्या होगी, कमी। पश्चिमी देशांतर बोल रहा है तो समय में क्या होगी, कमी। 0 डिग्री देशांतर से समय में कमी होगी। तो 18 डिग्री देशांतर, 18 डिग्री देशांतर को 4 से गुणा करो। 18 चौका 72, 72 क्या आया ये, मिनट। तो 72 मिनट इस टाइम में कमी होगी। तो 1 घंटा कितने का होता है, 60 मिनट का। तो 60 मिनट कम करने से कितने बच जाएंगे, 11। लेकिन 12 मिनट और कम करनी है, तो इसमें से 12 मिनट कम करने पर कितना टाइम हो जाएगा, 10 बजकर कितना हो जाएगा, 48 AM। आ गए समझ में। तो 10 बजकर 48 AM। ये बोल रहा है कि देशांतर पर 0 डिग्री देशांतर पर 12 बजे हुए हैं। ये कब के, 12 AM। 12 AM मतलब रात के, तो रात में से यहां पर PM आ जाएगा। ऐसे इस प्रकार की गलतियां नहीं करनी है आपको। ये रात के 12 AM कब होता है, रात को, तो समय पी से जाता है। तो रात को 12 बजे का टाइम है, तो उसमें से 72 मिनट घटाने पे 10:48 PM, यानी कि रात के 10 बजकर 48 मिनट हो जाएगा। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को आज मैंने ये क्लास पढ़ाई है, ये बहुत ही अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। एग्जाम में तो इससे बाहर कुछ जाना है नहीं। टाइम का जरूर क्वेश्चन डाटा चेंज करके पूछ सकते हैं, लेकिन इससे बाहर पूछेंगे क्या, कुछ है ही नहीं, कुछ छोड़ा ही नहीं। तो आपको बस ये धीरे धीरे इनके नोट्स बनाते चलिए। मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा नोट्स इसके। लेकिन खुद के ही नोट्स होते हैं। खुद के नोट्स से बेहतर कुछ नहीं है, ना कोई बुक्स है और ना कोई नोट्स है किसी के। अपने नोट्स बनाओ, अलग से एक कॉपी बनाओ, रजिस्टर ले आओ एक लगभग 100 रुपये का, वो रजिस्टर अपना फुल हो जाएगा। ये सीरीज चलती रहेगी, जब तक सांस चलती रहेगी, जब तक ये सीरीज चलती रहेगी। तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि किसी साथी को कोई परेशानी है तो अपने कॉन्टैक्ट नंबर है 9887465720, इस पर व्हाट्सअप करें। और अपना टेलीग्राम चैनल है मिशन पाठशाला, ज्वाइन करें। थैंक यू, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।